नमस्कार। सरोकार क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे पहले तो BSTC 2026 के लिए शिक्षण अभिरुचि का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के बारे में विश्लेषण करेंगे। टॉपिक कौन कौन से देखेंगे, उसके बाद में अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शिक्षण अभिरुचि के कितने सवाल आते हैं BSTC में। तो सवाल आते हैं 50। एक सवाल 3 नंबर का यानी 150 अंक का, यानी पूरे सिलेबस यानी 600 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 25% का वेटेज अकेले इस सब्जेक्ट का है। तो सबसे पहले इसके टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना आता है शिक्षण। शिक्षण व अधिगम। शिक्षण व अधिगम अपना पहला टॉपिक आता है, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसके बाद में हम देखते हैं, बाद में अपना टॉपिक लगता है सिलेबस में नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, संप्रेषण, नेतृत्व गुण, यानी एक नेता के रूप में शिक्षक, बच्चों के नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक किस प्रकार भूमिका निभाता है, ये अपना दूसरा टॉपिक है। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है सृजनात्मकता। इसके बाद में टॉपिक आता है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है एक व्यावसायिक अभिवृत्ति, यानी शिक्षक का जो व्यवसाय यानी शिक्षण व्यवसाय है, इसमें किस प्रकार शिक्षण की अभिरुचि होती है। व्यावसायिक अभिवृत्ति। इसके बाद में अपना एक टॉपिक आता है सामाजिक संवेदनशीलता, यानी शिक्षक समाज में किस प्रकार उत्तरदायी संवेदनशील होता है एवं बालक का सामाजिकरण किस प्रकार होता है। सामाजिक संवेदनशीलता। सातवां और अंतिम टॉपिक अपना आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो अपने शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे पहले हमने देखे। इसमें अपना टॉपिक है शिक्षण और अधिगम है, टीचिंग और लर्निंग, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसके बाद में आता है नेतृत्व गुण, एक शिक्षक बच्चों के नेता के रूप में या नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार होता है। इसके बाद में आता है क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता। इसके बाद में टॉपिक आता है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन, कक्षा में किस प्रकार संप्रेषण होता है बच्चों एवं विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच। इसके बाद में आता है व्यावसायिक अभिवृत्ति, यानी शिक्षण जो व्यवसाय है उसमें शिक्षक की किस प्रकार रुचि है, अभिवृत्ति है, या शिक्षक के कौन कौन से कार्य है, किस प्रकार समाज में उसका उत्तरदायित्व होता है, ये आएगा सामाजिक संवेदनशीलता में। बच्चों के सामने शिक्षक किस प्रकार उपस्थित रहता है, ये अभिवृत्ति व्यावसायिक अभिवृत्ति में आएगा। इसके बाद में सामाजिक संवेदनशीलता और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब हम देखते हैं पिछले कुछ सालों के जो पेपर के एनालिसिस के आधार पर किस टॉपिक से लगभग कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो जो व्यावसायिक अभिवृत्ति का टॉपिक है इससे सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपन सबसे पहले ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। क्योंकि अपनी मानसिकता एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार डेवलप हो जाएगी तो लास्ट में हम व्यावसायिक अभिवृत्ति देखेंगे जिसमें शिक्षक के कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन से कार्य नहीं होते। ये पूरा अपन सिलेबस कवर करेंगे। इसके बाद में अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे तो बेहतर समझ आएगा। क्योंकि शिक्षक के कौन कौन से कार्य होते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम पूरे टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक पूरा अपने शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस अपन करेंगे, तब तक अपना माइंडसेट एक इस प्रकार से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद में सबसे अंत में अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे व्यावसायिक अभिवृत्ति। इसमें आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, हर साल आते 18 से 20 क्वेश्चन। इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा केवल 1.5 से 2 पेज की। उस 1.5 से 2 पेज में से 18 से 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसकी अपन MCQ प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे जिससे आपके सारे सवाल सही होने के चांसेज रहते हैं। इसमें थोड़ा
अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि शिक्षक के कौन से कार्य है कौन से नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि अगर बच्चा लेट आता है तो शिक्षक क्या करेगा, बच्चा समय पर गृह कार्य नहीं करता है तो शिक्षक क्या करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन सबसे पहले तो देख लेते हैं शिक्षण और अधिगम, इसके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण और अधिगम। बाकी आप प्रत्येक टॉपिक के मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन, किसी टॉपिक में से 5 आ जाते हैं, किसी में से 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, इस प्रकार 50 क्वेश्चन गुणा 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स यानी 150 मार्क्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सिलेबस है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सिलेबस अपना पूरा होने के बाद में अपन प्रत्येक टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू के माध्यम से अपन प्रैक्टिस करेंगे। इस सब्जेक्ट में जितना प्रैक्टिस किया जाए इतने अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सिलेबस अपने देख लिया, शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व है, सृजनात्मकता, संप्रेषण, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता एवं सतत व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद में हम आज पहला टॉपिक आरंभ करते हैं। पहला टॉपिक अपना सिलेबस का कौन सा है, तो अपन अभी देखा शिक्षण और अधिगम। शिक्षण व शिक्षण और अधिगम, इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे आज शिक्षण। पहले शिक्षण पढ़ेंगे, शिक्षण का टॉपिक जैसे ही अपना समाप्त हो जाएगा उसके बाद में अपन अधिगम का टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तो शिक्षण में सबसे पहले अपन देखते हैं शिक्षा क्या है, क्या शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा के बारे में, शिक्षा किस किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहले अपन शिक्षा देखेंगे, उसके बाद में शिक्षण क्या है वो देखेंगे, फिर अधिगम क्या है, फिर शिक्षण और अधिगम में की विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या दोनों में भिन्नताएं हैं ये देखेंगे। इसके बाद में अपन शिक्षण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन कौन से हैं, शिक्षण व्यू रचना, शिक्षण के उपागम, शिक्षण की विधियां, कुछ सामान्य विधियों का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन अधिगम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। शिक्षण यानी टीचिंग और अधिगम यानी लर्निंग। टीचिंग यानी कक्ष में शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाना क्या है, तो यह शिक्षण कार्य है। शिक्षण के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता कैसे कि शिक्षक जब विद्यालय में पढ़ाता है तो वो पहले से ट्रेनिंग प्राप्त करता है। अभी आप डीएलएड का एग्जाम दोगे, डीएलएड का एग्जाम देने के बाद में आप 2 साल कॉलेज करोगे, तो कॉलेज में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है। तो शिक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा, शिक्षा जिसको हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बाद में देखेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो देख लेते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। संस्कृत भाषा की एक धातु है शिक्ष, संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु। संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, सीखना। जिसका अर्थ है सीखना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत भाषा की धातु। संस्कृत भाषा में धातुएं चलती है, जैसे कि पठ धातु, लिख धातु, इस प्रकार जो धातुएं चलती है उस प्रकार एक धातु है शिक्ष, जिसका अर्थ क्या है, सीखना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है संस्कृत भाषा की धातु से शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। इसके बाद में हम देखते हैं जो एजुकेशन शब्द है, कौन सा शब्द, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति
लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा के कौन से शब्दों से हुई है, तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से शब्द है लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के शब्द है, एक तो है एड्यूकेटम, दूसरा है एड्यू केयर, तीसरा है एड्यूसियर, और एक शब्द आता है ई ड्यूको। लैटिन भाषा के 4 शब्द है, एड्यूकेटम है, एड्यूसियर है, एड्यूकेयर है और ई ड्यूको है। इन चारों शब्दों से मिलकर एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इन शब्दों के पहले अर्थ देख लेते हैं। जो अपना शब्द है एड्यूकेटम, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो इस शब्द का अपना अर्थ है शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना। शिक्षित करना या प्रशिक्षित इसका अर्थ भी शिक्षा की जो एजुकेशन शब्द है, इसमें एड्यूकेटम शब्द का क्या अर्थ है, शिक्षित करना या प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षित करना या प्रशिक्षण देना या प्रशिक्षण प्राप्त करना, प्रदान करना। एड्यूकेयर देखते हैं, एड्यूकेयर यानी देखभाल करना, या इसको भी प्रशिक्षण से संबंधित कह सकते हैं। देखभाल करना, देखभाल करना, लालन पालन पोषण करना, इस प्रकार कह सकते हैं देखभाल करना या प्रशिक्षण। इसके बाद में एड्यूसियर का क्या अर्थ है, तो अंदर छिपी क्षमताओं को बाहर प्रकट करना, यानी शिक्षा व्यक्ति के जो अंदर निहित क्षमताएं हैं उनको बाहर प्रकट करने का माध्यम है। व्यक्ति के अंदर छिपी क्षमताओं को बाहर प्रकट करना। व्यक्ति के अंदर छिपी क्षमताएं हैं उनको बाहर प्रकट करना, यानी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो छिपी क्षमताएं हैं उनको बाहर प्रकट किया जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं ई ड्यू को, इसका क्या अर्थ है, तो इसी का अर्थ है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रकट करना। व्यक्ति की अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, यानी व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को बाहर प्रकट करने का माध्यम क्या है, तो है शिक्षा। अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रकट करना। कुल मिला के हमें एजुकेशन शब्द का स्पष्ट अर्थ पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं हैं, व्यक्ति के अंदर छिपी क्षमता है, उनको ज्ञान के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से बाहर प्रकट किया जा सकता है। तो हमने देखा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के कौन कौन से शब्द है, तो एक आता है एड्यूकेटम, जिसका अर्थ है शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना। एड्यूकेयर का क्या अर्थ है, देखभाल करना या प्रशिक्षण देना। एड्यूसियर का क्या अर्थ है, तो व्यक्ति के अंदर निहित जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को बाहर प्रकट करना। ई ड्यूको का अर्थ है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रकट करना। यानी कुल मिला के एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये शिक्षा का कौन सा अर्थ पढ़ रही है, तो ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, यानी शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया कि शिक्षा का तो शाब्दिक अर्थ है ये सीखना, संस्कृत की शिक्ष धातु से बनी, इसका अर्थ है सीखना। और एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रकट करना, यानी व्यक्ति के अंदर छिपी क्षमता है उनको व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से बाहर प्रकट कर सकता है। इसके बाद में शिक्षा का अर्थ देखते हैं, कौन सा अर्थ, तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का
वास्तविक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अपने देख लिया, शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है वो अपने अच्छे से देख लिया, एजुकेशन का अर्थ देख लिया। इसके बाद में अपन देखते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। ठीक है, सभी पक्षों से विकास, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, सभी प्रकार से विकास, यानी बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000 शायद 22 और या 23 के पेपर में। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है बालक का सर्वांगीण विकास या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। यानी शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो किससे लिया जाता है? तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से। इसके बाद में अपन देखते हैं शिक्षा के प्रकार अपन ने देख लिए, नहीं देखेंगे अभी, शिक्षा का अर्थ देख लिया, शिक्षा के प्रकार देखेंगे। शिक्षा के प्रकार, 3 प्रकार से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। किस किस प्रकार की देख लेंगे अभी। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, इसके बाद में है अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा कौन सा है? निरौपचारिक शिक्षा के 3 प्रकार है, यानी किस किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। सबसे पहले देखते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा क्या है? जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के आमने सामने बैठकर पढ़ते हैं। ये शिक्षा कहाँ प्राप्त की जाती है? तो ये विद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्राप्त की जा सकती है। इसमें सीखने का जो समय होता है, सीखने का समय व उद्देश्य, इसमें सीखने का समय और उद्देश्य निश्चित होते हैं, पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। इसमें सीखने का समय है, पाठ्यक्रम है, ये निश्चित होते हैं। ये कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो औपचारिक शिक्षा विद्यालय महाविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थानों से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद में अपन देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा। इसमें सीखने का समय, शिक्षण के उद्देश्य, समय, पाठ्यक्रम व उद्देश्य निश्चित नहीं होते। सीखने का इसमें समय निश्चित नहीं होता, उद्देश्य निश्चित नहीं होते एवं पाठ्यक्रम कोई फिक्स नहीं होता। यह कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो परिवार, समाज, पड़ोस, मित्र, रिश्तेदार
इत्यादि से जो प्राप्त शिक्षा है ये शिक्षा आएगी अनौपचारिक शिक्षा में। इसके बाद में अपन देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी किसी माध्यम द्वारा जुड़े होते हैं। यह कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो शिक्षक व विद्यार्थी, शिक्षक व विद्यार्थी किसी माध्यम द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यह प्राप्त की जा सकती है खुला विश्वविद्यालय, जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, जो डिग्रियां करवाती है, जिसमें रेगुलर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें फॉर्म डालना होता है और एग्ज़ाम देना होता है। यानी ये पत्राचारों के माध्यम से, पत्राचार या प्रौढ़ शिक्षा भी इसको कहते हैं, ये प्राप्त की जा सकती है खुला विश्वविद्यालय। इसको दूरस्थ शिक्षा भी कहा जाता है, दूरस्थ आगे अपन देखेंगे दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, या इस प्रकार की योजनाएं स्कीम्स चलाई जाती है, इनका क्या उद्देश्य है। तो इनका उद्देश्य है साक्षरता को बढ़ावा देना। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य साक्षरता को बढ़ावा देना। ये शायद 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो शिक्षा के प्रकार अपन ने देखे, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार की है? तो शिक्षा है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो देखिए औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? इसमें सीखने का समय है, पाठ्यक्रम है एवं शिक्षण के जो उद्देश्य है वो निश्चित होते हैं। निरौपचारिक शिक्षा है औपचारिक शिक्षा है, इसमें सीखने का समय, पाठ्यक्रम व उद्देश्य कोई फिक्स या निर्धारित नहीं होता है। परिवार, समाज, पड़ोस, मित्र, रिश्तेदार यानी वातावरण से अपन जो सीखते हैं, इसमें एक और ऐड करते थे वातावरण। जो चीज़ें अपन वातावरण से, परिवार से, समाज, पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि से सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा में आती है। इसके बाद में देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या है? तो हमने देखा शिक्षक व विद्यार्थी किसी माध्यम द्वारा जुड़े हुए होते हैं। पत्राचार, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो शिक्षा के प्रकार अपन ने देख लिए। इससे पहले आगे चलने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने सिलेबस देखा। सिलेबस के बाद हमने क्या देखा? तो शिक्षण और अधिगम पहला टॉपिक हमने प्रारंभ किया, जिसमें हमने शिक्षण के अंतर्गत भी सबसे पहले हमने शिक्षा देखी। शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का ये शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है, यह संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। इसके बाद में हमने देखा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के कुछ शब्द देखे। एडुकेटम है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना। एडुकेयर का अर्थ देखभाल करना या प्रशिक्षण देना। एड्यूसियर का जो अर्थ है, एड्यूसियर का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति के अंदर जो भी क्षमताएं हैं उनको बाहर प्रकट करने का माध्यम क्या है? तो है शिक्षा। इसके बाद में देखा ईड्यूको, व्यक्ति के अंतर्निहित जो शक्तियां हैं इन शक्तियों को बाहर प्रकट करना। यानी एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या देखा? तो व्यक्ति के अंदर जो शिक्षा है ये जो व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं या शक्तियां हैं उनको बाहर प्रकट करने का माध्यम है। इसके बाद में देखा शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। इसके बाद में शिक्षा के प्रकार देखे। अब आगे चलते हैं। दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अभी हमने पढ़ा दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ये है साक्षरता को बढ़ावा देना। ये ओपन सेट 8th 10th 12th आदि क्लासें जो पास करते हैं या इसके आगे ओपन यूनिवर्सिटीज से जो डिग्रियां प्राप्त करते हैं, ये दूरस्थ शिक्षा में या निरौपचारिक शिक्षा में आती है। इसके बाद में अपन देखेंगे शिक्षण क्या है और अधिगम क्या है। शिक्षण और अधिगम। शिक्षण है
शिक्षण कक्षा कक्ष में छात्रों को पढ़ाना, शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में छात्रों को पढ़ाना। आगे जब शिक्षण की प्रक्रिया पढ़ेंगे उसमें पूरा इसको देख लेंगे। इसके बाद में देखते हैं शिक्षण के लिए शिक्षण करवाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। शिक्षण कार्य हर कोई नहीं करवा सकता, वही व्यक्ति करवा सकता है जिसके पास ट्रेनिंग है या शिक्षक बनने का प्रशिक्षण है। अब आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड में आपका चयन होने के बाद आप 2 साल का डिप्लोमा करोगे, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड बोला जाता है। वहाँ पर आपको 2 साल कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। शिक्षक बनने का जो आप में कौशल डेवलप किया जाएगा। शिक्षण क्या है, तो कक्षा कक्ष में छात्रों को पढ़ाना ही शिक्षण है। शिक्षण की प्रक्रिया आगे अपन देख लेंगे, जो नियंत्रित वातावरण में चलती है, एक निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है। ये अधिगम और शिक्षण में अपन अंतर देखेंगे, तब देख लेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं अधिगम। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में कैसा परिवर्तन, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार में अधिगम अधिगम यानी लर्निंग, और शिक्षण यानी टीचिंग। टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया। पहले हम थोड़ा अधिगम बेसिक देख लेते हैं, अधिगम क्या होता है, किस प्रकार होता है। इसके बाद में अपन शिक्षण को डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बाद में अधिगम को भी डिटेल से पढ़ेंगे। अधिगम के वक्र क्या होते हैं, अधिगम का पठार क्या होता है, अधिगम असमताएं क्या होती है, एवं अधिगम के कुछ सिद्धांतों का परिचय भी देखेंगे। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अपन कोई चीज़ सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या अपन को कुछ सिखाया जाता है, जो अपन अपने व्यवहार में उसको स्थायी कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं, वो अधिगम है। ठीक है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। ये तो नॉर्मल क्या अधिगम क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन, और किस प्रकार का परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं वह अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। अभी अपन नोट डाल के लिखेंगे कि नींद, थकान, परिपक्वता या नशीले पदार्थों, दवाइयों के सेवन से जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन क्या अधिगम में आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो परिवर्तन स्थायी नहीं है। अब नशा है, कोई नशा करके व्यक्ति में कोई परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन स्थायी नहीं है। जब तक वो नशा है तब तक वो परिवर्तन है। जब वो नशा उसका कम पड़ जाएगा, उतर जाएगा, तब वो वापस सामान्य व्यवहार करने लगेगा, यानी उसका वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। परिवर्तन तो है लेकिन वो स्थायी परिवर्तन नहीं होने के कारण अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। अधिगम, इसकी एक परिभाषा देखते हैं अपन। अनुभव, एक्सपीरियंस। अनुभव क्या होता है, अनुभव अगर किसी भी प्रकार का अपन को अनुभव है, या आप पढ़ते हो, अभ्यास, प्रैक्टिस, अनुभव से आने वाला परिवर्तन, अभ्यास से आने वाला परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण, ट्रेनिंग से आने वाला परिवर्तन। अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन
अधिगम अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है इसको अधिगम कहते हैं। तो देखा हमने शिक्षण क्या है, शिक्षण है टीचिंग, अधिगम है लर्निंग। शिक्षण यानी सिखाना, अधिगम यानी सीखना या लर्न करना। तो कक्षा कक्ष में छात्रों को पढ़ाना शिक्षण कार्य है। शिक्षण कार्य करवाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अधिगम क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन अधिगम है, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। इसके बाद में अपने देखा अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, किस प्रकार का परिवर्तन, तो स्थायी परिवर्तन, उसको हम अधिगम कहेंगे। इसके बाद में नोट डाल के लिखते हैं। नींद, थकान, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, नींद, थकान, परिपक्वता, नशीले पदार्थ, दवाई एवं नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ के सेवन से होने वाला जो परिवर्तन है, सेवन से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। अभी अपन ने देखा कि अधिगम क्या है, तो अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन, तो स्थायी परिवर्तन। नींद, थकान, परिपक्वता, दवाई या नशीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वह परिवर्तन स्थायी नहीं, अस्थायी होते हैं। इसलिए इनको अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे शिक्षण और अधिगम को तुलनात्मक रूप में। शिक्षण और इधर देखते हैं अधिगम। सबसे पहले इसमें देखते हैं दोनों में क्या समानता क्या असमानता है। शिक्षण यानी टीचिंग, पढ़ाना या सिखाना, अधिगम यानी लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण और अधिगम। सबसे पहले अपन देखते हैं शिक्षण क्या है, तो शिक्षण प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रकार की प्रोसेस है जो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए आयोजित की जाती है, यानी शिक्षण तो एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, अधिगम प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। परिणाम किस प्रकार से है, तो शिक्षण करवाया जाता है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को वो चीज़ समझ में आती है, अधिगम होता है, तो इसको परिणाम में भी रखा जाता है। अधिगम प्रक्रिया व परिणाम, ये प्रोसेस भी है और रिजल्ट भी है। शिक्षण प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। इसके बाद में देखते हैं यह एक निश्चित आयु या अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित आयु तक चलने वाली निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में देखते हैं यह प्रक्रिया नियंत्रित वातावरण में शिक्षण नियंत्रित वातावरण में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रित वातावरण में है आयोजित प्रक्रिया है। शिक्षण
नियंत्रित वातावरण में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है और निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति मृत्यु पर्यंत सीखता है, यानी आदमी हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता, व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में है नियंत्रित वातावरण में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है और ये हमने देख लिया सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह नियंत्रित वातावरण में चलती है, निश्चित आयु तक चलती है। इसके बाद में हम देखते हैं यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामूहिक प्रक्रिया है, यानी शिक्षण प्रक्रिया है यह एक समूह में आयोजित की जाती है। जैसे कक्षा कक्ष में शिक्षण होता है, उसमें शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये उनका एक ग्रुप हो गया और ये ग्रुप में चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में अपन देखते हैं अधिगम है। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अब आप कहोगे कि अभी आपने कहा कि शिक्षण सामूहिक प्रक्रिया है और शिक्षण भी अधिगम है, यानी शिक्षण प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। शिक्षण के फलस्वरूप अधिगम होता है, तो आप कहोगे कि ये व्यक्तिगत प्रक्रिया कैसे? तो अभी मैं आपको समझा दूं कि जो शिक्षण का कार्य चलता है ये एक समूह में चलता है, यानी शिक्षक पढ़ाता है, सामने स्टूडेंट 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकते हैं। तो आप कहोगे कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अधिगम होता है, तो यह अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया कैसे हो गई? तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया इस हिसाब से है कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो सभी विद्यार्थियों को समान रूप से समझ में आए, ये संभव नहीं है। किसी विद्यार्थियों को समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा, किसी विद्यार्थी को 2 बार बताने से समझ आएगा, किसी को 3 बार बताने से समझ आएगा। तो ये अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। इस प्रकार अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं है। शिक्षण तो सामूहिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम जो है ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसके बाद में हम देखते हैं शिक्षण के फलस्वरूप अधिगम होता है, यानी शिक्षण के दौरान अधिगम होता है। शिक्षण कार्य के दौरान बालक सीखता है। शिक्षण के फलस्वरूप अधिगम होता है। शिक्षण के फलस्वरूप अधिगम होता है। अधिगम शिक्षण के फलस्वरूप भी होता है एवं अधिगम स्वतंत्र प्रक्रिया भी है, सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या क्या देखा, इसके बाद में अपन देख लेते हैं सीखना। अधिगम में यही लिख लेते हैं कि जो सीखना है यानी जो अधिगम है, सीखना व्यवहार का परिमार्जन है, यानी व्यवहार को ये सही और सरल बनाता है। शिक्षण और अधिगम अपने देखा। शिक्षण एक प्रकार की प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। शिक्षण निश्चित आयु तक चलती है एवं नियंत्रित वातावरण में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसके बाद में अपन ने देखा कि शिक्षण एक प्रकार की सामूहिक प्रक्रिया है जो एक ग्रुप में चलती है। अधिगम स्वतंत्र प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। सीखना व्यवहार का
परिमार्जन है। तो आज हम अपन ने देखा सबसे पहले शिक्षण और अधिगम शुरू किया हमने। शिक्षण एवं अधिगम आज तो दोनों तुलनात्मक रूप से देखे, कल अपन देखेंगे शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन कौन से हैं, शिक्षण उपागम, शिक्षण की व्यू रचना किस प्रकार की होती है, शिक्षण की विधि क्या होती है, किस प्रकार की शिक्षण की विधियाँ होती है। इसके बाद में अपन अधिगम का टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तो आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपने क्या क्या देखा आज की क्लास में। सबसे पहले तो अपन ने देखा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कौन कौन से बिंदु है, जिसमें आज अपन ने कौन सा बिंदु देखा, तो आज अपन ने शिक्षण का बिंदु देखा। शिक्षण और अधिगम दोनों का बेसिक परिचय देखा। कल से हम डिटेल में शिक्षण पढ़ेंगे, 2 से 3 क्लास में अपना शिक्षण समाप्त होगा, उसके बाद में अधिगम पढ़ेंगे। फिर इन धीरे धीरे जिस प्रकार टॉपिक होते रहेंगे उस प्रकार अपन MCQ भी देखते रहेंगे। इसके बाद में अपन ने शिक्षण यानी जो टीचिंग है ये देखा। इसके बाद में शिक्षा शब्द, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत भाषा की शिक्षा धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, सीखना। इसके बाद में हमने देखा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर और ईड्यूको, चारों शब्दों के जो लैटिन शब्द है, इन शब्दों के अर्थ देखे। इन शब्दों के आधार पर अपन को क्या निष्कर्ष मिला कि एजुकेशन का वास्तविक अर्थ नहीं, शाब्दिक अर्थ, सॉरी वास्तविक अर्थ, तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, तो बालक का सर्वांगीण विकास। एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यह है व्यक्ति के अंदर छिपी जो क्षमताएं हैं उनको शिक्षा के माध्यम से बाहर प्रकट किया जा सकता है। इसके बाद में हमने देखा शिक्षा का वास्तविक अर्थ, बालक का सर्वांगीण विकास। फिर शिक्षा के प्रकार देखे, किस किस प्रकार की शिक्षा होती है, तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इसमें सीखने का समय, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण के उद्देश्य निश्चित होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है, सीखने का समय, पाठ्यक्रम व उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, तो परिवार, समाज, पड़ोस, रिश्तेदार, कहीं से भी ये प्राप्त की जा सकती है, वातावरण से प्राप्त शिक्षा। औपचारिक शिक्षा ये विद्यालय और महाविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। फिर हमने देखा जो निरौपचारिक शिक्षा है ये पत्राचार, प्रौढ़ शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा खुला विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी किसी माध्यम द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्या देखा, नेक्स्ट देखा दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये साक्षरता को बढ़ावा देना। इसके बाद में हमने देखा शिक्षण क्या है, कक्षा में छात्रों को पढ़ाना ही शिक्षण है एवं शिक्षण करवाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फिर हमने देखा अधिगम क्या है, अधिगम अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। इसके बाद में अपने देखा नींद, थकान व परिपक्वता या नशीले पदार्थों, दवाइयों के सेवन से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद में अपन ने देखा शिक्षण क्या है और अधिगम क्या है, दोनों को एक तालिका के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। तो बाकी का टॉपिक, शिक्षण का टॉपिक अपन कल की क्लास में देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार सरोकार क्लासेज से। मैं आपका साथी देवेंद्र चौधरी। धन्यवाद।